और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि आप फिर प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे उसके, और आपको ट्रेंड का भी पता चल जाएगा कि कैसे इकोनॉमी का ट्रेंड है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगले एग्जाम में इस बात को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इकोनॉमी से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों में। इस बार तो मेंस में उन्होंने चार ही क्वेश्चन पूछे थे, जबकि बिल्कुल कभी पूछा ही नहीं जाता था इकोनॉमी, कभी मेंस में नहीं आता था पीसीएसजे के, लेकिन चार पूछे। मुझे इस बार भी उम्मीद है कि मेंस में इकोनॉमी का अच्छा खासा रहने वाला है, चार क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ही, 20 नंबर की तो कम से कम आएगी मेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन इसके साथ साथ वो एक एक नंबर में जो डेफिनेशंस पूछते हैं वो भी डालेंगे इस बार, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स डालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। वो एक एक नंबर में आती हैं शायद, या आधा आधा नंबर में, ऐसे करके कुछ आती हैं, कई सारे टर्म्स होती हैं। चलिए शुरू करते हैं, हिस्ट्री वापस आ जाते हैं। तो कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, मैं इतने फिर शुरू करते हैं। हम लोग बर्मा पढ़ रहे थे, बर्मीज वॉर देख रहे थे, और बर्मीज वॉर में आगे हम लोग चलेंगे। फर्स्ट बर्मीज वॉर शायद हम लोग कर रहे थे, और उसकी शर्तें वगैरह देखेंगे। हाँ राधिका जी बताइए। सर गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं तो। हम्म, शर्तें देखते हैं बर्मीज वॉर की। तो मुझे ये जरा बताइए कि कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था उसमें। सेंटेंस बताइए, लास्ट वाला क्या लिखा था, ध्यान आ जाएगा फिर मुझे। सर हमने लिखा था 1824 में अंग्रेजों ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने बर्मा को असम, मणिपुर एवं अराकान से बाहर कर दिया। एक ब्रिटिश नौसेना बल ने रंगून को घेर लिया। अब बर्मा की सरकार ने शांति वार्ता शुरू की एवं इसके फलस्वरूप यांडूब की संधि हुई। ठीक है, यांडूब की संधि हो गई। 1826 में। और यांडूब की संधि की कुछ शर्तें थी, वो शर्तें देखनी है, क्या क्या शर्तें थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रीटी की जो कंडीशंस थी, उन्होंने अंग्रेजों को बर्मा में मन मर्जी करने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया, यानी उनकी शक्ति बढ़ गई, बर्मा में हस्तक्षेप बढ़ गया अंग्रेजों का, यही उसकी शर्तें थी। जैसे देखो, लड़ाई शुरू की अंग्रेजों ने, लेकिन खर्चा लिया उसका बर्मा से। 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया बर्मा के ऊपर, और ये कह के कि लड़ाई आपकी वजह से शुरू हुई, हमने इसे शुरू नहीं किया था, तो इसलिए आप 1 करोड़ रुपए इसमें हर्जाना देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे। अराकान और तेनासरम, तेनासरिम वाला जो एरिया है ये मिजोरम का कहलाता है, अराकान जो है ये आज का नागालैंड है। तो मिजोरम और नागालैंड वाला जितना भी एरिया था ये सब अंग्रेजों को मिल गया। इस पर से बर्मा ने अपना अधिकार छोड़ दिया। दूसरा, ये बंगाल वाला भी एरिया है, कोस्टल एरियाज भी इसमें आता है, जो मिजोरम से लगा हुआ कोस्टल एरिया है। अ, हालांकि मिजोरम से फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनसे लगा हुआ कोस्टल एरिया जो है बंगाल का, इसको टेनासरिम भी कहते हैं। यहां से भी उन्होंने अपने अधिकार छोड़ दिए बर्मा ने, यानी कोस्ट भी अंग्रेजों के पास आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, कोस्ट का आ जाना। इससे अंग्रेजी जो नेवी थी वो कभी भी बर्मा में इंटरवीन कर सकती थी, अंग्रेज नेवी के माध्यम से कभी भी बर्मा में इंटरवीन कर सकते थे। तो उन्होंने जानबूझ के ये कोस्टल एरिया लिया। दूसरा, मणिपुर को
एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करा लिया। अब मणिपुर जो था वो एक बफर स्टेट बन गया बर्मा और इंडियन टेरिटरी के बीच में, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के बीच में। एक उन्होंने कॉमर्शियल ट्रीटी भी साइन की ब्रिटेन से, जिसमें अंग्रेज व्यापारियों को बर्मा में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो इस तरीके से कई ऐसी शर्तें थी जो इस ट्रीटी की थी और जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को बर्मा में स्टैब्लिश कर दिया था फर्स्ट वॉर से। तो आप लिखिए, बर्मा एग्रीड टू बर्मा एग्रीड टू बर्मा ने निम्न शर्तें स्वीकार की। बर्मा ने निम्न शर्तें स्वीकार की। कौन कौन सी? पहला लिखना, बर्मा पे 1 करोड़, बर्मा पे 1 करोड़ रुपीज 1 करोड़ रुपीज एज कॉम्पनसेशन, एज वॉर कॉम्पनसेशन लिखिए, युद्ध का हर्जाना, एज वॉर कॉम्पनसेशन। बर्मा ने युद्ध के हर्जाने के रूप में, युद्ध के हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। 1 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। नेक्स्ट लिखिए, दूसरा, बर्मा ऑल्सो बर्मा ऑल्सो सीड, सीड माने छोड़ देना, CEDE, बर्मा ऑल्सो सीड its rights its rights on Arakan and Tenasserim and Tenasserim। Tenasserim की स्पेलिंग लिखना TENASSERIM, अराकान एंड तेनासरिम। बर्मा ने अराकान एवं तेनासरिम पर से अपने अधिकार छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इसके अलावा देखो, मेघालय में भी उसके राइट्स थे, आसाम में उसके राइट्स थे। मतलब मेघालय तो उस समय था नहीं, इसे जैंतिया हिल कहते थे, जैंतिया पहाड़ियां कहते थे, कचार और जैंतिया पहाड़ियां। कचार वो एरिया था जो मेघालय और आसाम के बीच का था, इसे कचाहर क्षेत्र कहते हैं, आज भी कचाहर कहते हैं। तो इस पर से भी अपने सारे अधिकार छोड़ दिए बर्मा ने, क्योंकि यहां तक आ गए थे वो पहले जीत के। तो लिखिए, बर्मा ऑल्सो एबेंडन बर्मा ऑल्सो abandoned all its claims on Assam, Kachahar, Assam, Kachahar and Jaintia, Assam, Kachahar and Jaintia। साथ ही बर्मा ने आसाम, कचाहर एवं जैंतिया पर से अपने अधिकार भी त्याग दिए। नेक्स्ट लिखना, बर्मा ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड मणिपुर एज इंडिपेंडेंट स्टेट। मणिपुर एज इंडिपेंडेंट स्टेट। बर्मा ने मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया।
एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया। ठीक है ना, पहले ये इंडिपेंडेंट नहीं था, मणिपुर बर्मा के अंडर में आ गया था, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में माना गया। नेक्स्ट लिखिए, बर्मा ऑल्सो साइंड Burma also signed a commercial treaty with Britain. Also signed a commercial treaty with Britain. बर्मा ने ब्रिटेन के साथ एक वाणिज्यिक संधि भी की। ठीक है ना, और इसमें क्या था, इसमें बर्मा में ट्रेड करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को, जो कि पहले केवल फ्रांसीसियों के पास था, इसीलिए वो परेशान थे अंग्रेज। तो अब इन्हें इन्हें भी मिल गया राइट। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, बाय विच दे गॉट trading rights in Burma by which they got trading rights in Burma, जिसके फलस्वरूप उन्हें बर्मा में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, और फाइनली उन्होंने एक रेजिडेंट भी एक्सेप्ट किया अपनी कैपिटल में। आवा इनकी कैपिटल थी बर्मा की, ये आया है एग्जाम में, बर्मा की कैपिटल क्या थी अंग्रेजों के टाइम में, तो दैट वाज आवा, है ना, बाद में रंगून हुई है, अंग्रेजों ने उसे चेंज करके रंगून कर दिया था, नहीं तो आवा है, आवा थी उस समय। तो लिखिए, बर्मा ऑल्सो एक्सेप्ट Burma also accept a British resident at Ava. A British resident at Ava. बर्मा ने राजधानी आवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी स्वीकार किया। ठीक है ना, ये ट्रीटी थी यांडूब की, और इसके बाद में ये हुआ कि एक लंबे समय तक 1852 तक लगभग दोनों के बीच में झगड़े वगड़े नहीं हुए, ना बर्मा और अंग्रेजों के बीच में काम चलता रहा ऐसे ही। लेकिन फिर से 1852 में परेशानी बनती है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। कैसे बनी होगी, आपको ध्यान ही हो गया होगा। देखो, डलहौजी ने, आपने देखा होगा, इंडिया में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए, और मोरालिटी को एक तरफ रख के उन्होंने भारत में खूब एक्सपेंशन किया, खूब प्रसार किया। डलहौजी इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट वायसराय या गवर्नर जनरल माने जाते हैं। गवर्नर जनरल, उस समय तो वायसराय नाम नहीं था, गवर्नर जनरल माने जाते हैं, जिनका माइंडसेट ही एक्सपेंशनिस्ट था। इसलिए उन्होंने बर्मा में भी प्रसार किया, और कोई कारण नहीं था, सेकेंड बर्मीज वॉर का कोई कारण नहीं था। कारण केवल इतना था कि जो अंग्रेज व्यापारी थे वो ज्यादा राइट चाहते थे बर्मा में, और राइट चाहिए थे उन्हें। इसके लिए इन्होंने सेना भेज दी, और ब्रिटिश नेवी ने पेगू, जो एक कोस्टल सिटी था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। बर्मा का कोस्टल सिटी था। हालांकि गुरिल्ला वॉरफेयर बर्मीज लड़ते रहे लंबे समय तक, 2-3 साल तक, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी जीत ही लिया, और फाइनली पीस आ गई। पेगू पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
और ज्यादा राइट मिल गए, ट्रेडिंग राइट। तो फिर ये सेकेंड बर्मीज वॉर थी जो कि डलहौजी के समय में लड़ी गई 1852 में। 53 54 तक आते आते सब शांत हो गया, और इसके बाद 1885 तक, 1852 53 से लेके 1885 तक शांति रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। फिर 1885 में थर्ड वॉर होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी। इंपॉर्टेंट तो खैर सारी है, लेकिन तीसरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये बर्मीज वॉर हुई थर्ड, इसका भारतीय नेताओं ने बड़ा विरोध किया था। उस समय तक 1885 को अगर आप देखो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, इसी साल बनी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनलिज्म का रिप्रेजेंटेशन था। उन्होंने खूब मुखालफत की थर्ड बर्मीज वॉर की, और बर्मा के लोगों का सपोर्ट किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध किया। इसलिए बर्मा के नेशनल मूवमेंट से इंडिया का नेशनल मूवमेंट जुड़ जाता है फिर, और दोनों साथ साथ लड़ते हैं 1935 तक, 1935 तक, 1885 से शुरू होके, जब तक कि बाद में बर्मा को अलग नहीं कर दिया गया इंडिया से। इसलिए 1885 से लेके और 1935 तक बर्मा भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का ही भाग था, यहीं से गवर्न होता था बर्मा। तो आप लिखिए, पहले तो थर्ड में देखेंगे ये सब बातें। सेकंड बर्मीज वॉर, सेकंड बर्मीज वॉर, द्वितीय बर्मा युद्ध, ठीक है। और इसके लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए 1852, 1852, 1852। ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट लिखना, सेकंड बर्मीज वॉर, सेकंड बर्मीज वॉर was started by Britishers, was started by Britishers during the Governor Generalship of, during the Governor Generalship of Lord Dalhousie, during the Governor Generalship of Lord Dalhousie। द्वितीय बर्मा युद्ध की शुरुआत, द्वितीय बर्मा युद्ध की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई, ठीक है ना। अब देखो, अंग्रेज इस समय, अंग्रेज में क्या, ब्रिटेन में क्या स्थिति थी, तो औद्योगिक क्रांति हो गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब वहां व्यापारी जो थे वो अपना माल खपाना चाहते थे। भारत का बाजार तो था ही, लेकिन जितना एक्सपेंड हो जाए उतना अच्छा। तो बर्मा को भी एक्सपेंड करना चाहते थे, ब्रिटिश सामान बर्मा में भी जाए, इसके लिए बर्मा को जीतना जरूरी है। तो यही कारण था। लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, एट दिस टाइम या ड्यूरिंग दिस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड was at peak, was at peak। इस काल में, इस काल में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। ब्रिटिशर्स वांटेड, या ब्रिटिश ट्रेडर्स लिखना, ब्रिटिश ट्रेडर्स वांटेड, ब्रिटिश ट्रेडर्स वांटेड मोर राइट्स इन बर्मा, मोर राइट्स इन बर्मा। अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी बर्मा में और अधिक अधिकार चाहते थे, और अधिक अधिकार चाहते थे, ठीक है ना। मोर राइट्स इन बर्मा।
सो सो अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था। फ्रांसीसियों को बाहर निकालना भी चाहते थे, क्योंकि फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस समय हो गई थी, वहां भी सामान बनने लगा था, शुरुआत तो हो ही गई थी। तो कोई कंपटीशन में ना रहे तो फ्रांसीसी बाहर हो जाए। तो ये भी लिखिए, एंड ऑल्सो दे वांटेड एंड ऑल्सो दे वांटेड also they wanted exclusion of French from Burma। इसी के साथ इसी के साथ वे बर्मा से इसी के साथ वे बर्मा से फ्रांसीसियों को बाहर निकालना चाहते थे। फ्रांसीसियों को बाहर निकालना चाहते थे। सो दिस ग्रीड ऑफ ब्रिटिशर्स so this greed of Britishers led to second Burmese war led to second Burmese war। इस प्रकार इस प्रकार अंग्रेजों के इस लालच ने इस प्रकार अंग्रेजों के इस लालच ने द्वितीय बर्मा युद्ध को शुरू किया। द्वितीय बर्मा युद्ध को शुरू किया। अगले पॉइंट से लिखना, ब्रिटिश सेंट अ नेवी अ नावल फोर्स। लिखिए, ब्रिटिश सेंट अ नावल फोर्स ब्रिटिश सेंट अ नावल फोर्स विच एनेक्स्ड पेगू। PEGU ये शहर का नाम है। विच एनेक्स्ड पेगू। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने एक नौसैनिक दस्ता भेजा। एक नौसैनिक दस्ता भेजा जिसने की जिसने की पेगू पर अधिकार कर लिया। जिसने की पेगू पर अधिकार कर लिया। सो नाउ ब्रिटिशर्स कंट्रोल सो नाउ ब्रिटिशर्स कंट्रोल all the coastal area of Burma, all the coastal area of Burma। इस प्रकार अंग्रेजों ने अब बर्मा के संपूर्ण तटीय क्षेत्र बर्मा के संपूर्ण तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। और उसका कारण यही था क्योंकि उनकी नेवी जो थी वो दुनिया में बेस्ट थी। तो अगर कोस्ट लाइन उनके अंडर में है किसी देश की तो कभी भी इंटरवीन कर सकते हैं वो, क्या ही दिक्कत है इसमें। यही उनकी पॉलिसी भी थी, है ना। तो अब लास्ट लिखिए, नाउ ब्रिटिशर्स गेट नाउ ब्रिटिशर्स गेट all the things all the things what they want in Burma what they want in Burma। अब अंग्रेजों को वह सब प्राप्त हो गया। अब अंग्रेजों को वह सब प्राप्त हो गया जो कि वे बर्मा में चाहते थे।
जो कि वे बर्मा में चाहते थे, ठीक है ना। नाउ एंग्लो बर्मीज रिलेशंस, became peaceful up to 1885, up to 1885। अब आंग्ल बर्मा संबंध, अब आंग्ल बर्मा संबंध लगभग 1885 ईस्वी तक, लगभग 1885 ईस्वी तक शांतिपूर्ण रहे, है ना, क्योंकि अब कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, उनको जो चाहिए था वो मिल गया। अब फिर से शुरू होगा 1885 में। तो नेक्स्ट लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, थर्ड बर्मीज वॉर, तृतीय बर्मा युद्ध। थर्ड बर्मीज वॉर या तृतीय बर्मा युद्ध, और ब्रैकेट में लिखना 1885, 1885, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है ना। देखो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये भी। इनके समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई, और इंडियन नेशनलिज्म को कहते हैं कि बनाने में, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब, इनका बड़ा योगदान है। कभी कभी नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव हो जाती हैं, कभी कभी नहीं, अमूमन जब वो एक लेवल से ज्यादा आगे हो जाती हैं तब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा ही हुआ इस समय, इनके समय में, क्योंकि इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर कि जिससे कांग्रेस मजबूत हो गई। चलिए गवर्नर जनरल लिख लीजिए इसमें आगे डैश करके, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, है ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। देखो था ये कि 1885 में, बल्कि 1883 में एक नए राजा बने बर्मा में, किंग थीबा नाम था उनका। वो एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। तो किंग थीबा ने फ्रांसीसियों के साथ फिर से एक कॉमर्शियल ट्रीटी कर ली। हालांकि कोई पॉलिटिकल ट्रीटी नहीं थी, ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल ट्रीटी थी। फ्रांसीसियों को भी अधिकार दे दिए अपने यहां पर ट्रेड करने के। अब इससे ब्रिटेन नाराज हो गया, अंग्रेज नाराज हो गए। जो ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स था इंग्लैंड में, उन्होंने इसकी नाराजगी व्यक्त की, पार्लियामेंट में नाराजगी व्यक्त की, और ये मांग उठाई कि बर्मा को कैप्चर कर लिया जाना चाहिए। इसीलिए 1885 में बर्मा को फिर से युद्ध किया गया बर्मा से, और पूरी तरीके से किंग थीबा को हरा के ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में उसे मिला दिया गया 1885 में। इस तरीके से बर्मा 1885 से इंडियन एम्पायर का भाग हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा बन गया, वो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन गया। हालांकि वो आता नहीं है, आता वो साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो कि इस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में था, उसी का वो हिस्सा घोषित कर दिया गया। और 1885 से लेके 1935 तक ये बना रहा। बाद में 1935 के एक्ट से, हमने ये पढ़ा भी है, एक्ट पढ़े थे जब, बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा भारत का हिस्सा उसके बाद नहीं रहा। हालांकि अंग्रेज वहां रहे जरूर, लेकिन वो हिस्सा नहीं रहा। तो फिलहाल आप लिखिए, इन 1885 इन 1885 बर्मीज किंग थीबा, बर्मीज किंग थीबा, THIBAW, बर्मीज किंग थीबा
signed a commercial treaty with French. Signed a commercial treaty with French. 1885 में 1885 में बर्मा के राजा थीबा द्वारा फ्रांसीसियों के साथ एक वाणिज्यिक संधि की गई। This annoyed British traders in England. This annoyed British traders in England. जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में ब्रिटिश व्यापारी नाराज हो गए। Now they demand to capture the Burma. Now they demand to capture बर्मा। अब उन्होंने बर्मा पर कब्जा करने की मांग की। This led to Burmese invasion. This led to Burmese invasion in 1885. In 1885 इसने बर्मा को इन्वेजन को क्या कहते हैं? देखो हिंदी में उसका शब्द है आक्रमण। नहीं, इन्वेजन को हिंदी में, अरे याद दिलाओ जल्दी, भूल गया मैं। आक्रमण ही कहते हैं। आक्रमण ही तो कहते हैं। तो लिखो इसको हिंदी में। इसने 1885 में बर्मा के ऊपर ब्रिटिश आक्रमण की शुरुआत की। बर्मा वॉज डिफीटेड। बर्मा को हरा दिया गया। एंड annexed to British Indian Empire. तथा उसे ब्रिटिश भारत साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। तथा उसे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है ना? अब देखो, हिस्सा बन गया। भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी 1975 में। सर वॉइस बहुत वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? सर अभी क्लियर आ रही है। चलिए लिखिए क्या, पहले समझिए इसे। देखो 1885 में बर्मा हिस्सा बन गया। इसी समय नेशनलिज्म, जो इंडियन नेशनलिज्म है, वो स्ट्रांग हो रहा था इंडिया में। तो बर्मा में भी उन्हीं बातों की शुरुआत हुई। जैसे जब भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई 1917-18 में, बर्मा में भी होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे
आईएनसी इंडिया में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे ही बर्मा में भी बर्मीज नेशनल कांग्रेस बनी। इसी को देखते हुए जो आंग सान सूकी हैं, इनके पिताजी उसके चेयरमैन थे। आंग सान नाम था उनका। अ, उन्होंने ही उसको बनाया भी था, बर्मीज नेशनल कांग्रेस को। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंडियन नेशनलिज्म के साथ साथ ही बर्मा में भी बर्मीज नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। को मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो बीच बीच में ब्रेक हो जाता अच्छा, अब क्लियर है क्या, ये बताओ। जी जी सर, अब सर। क्लियर। अच्छा, पता नहीं, कोई शायद नेटवर्क में इशू होगा। तो जैसे जैसे इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, वैसे ही वैसे बर्मा में भी नेशनलिज्म बना शुरू हुआ, इंडिया की तर्ज पर ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में बनी, वैसे ही बाद में बर्मा में भी बर्मीज नेशनलिस्ट कांग्रेस बनी। होम रूल मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ, बर्मा में भी होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ। तो जब बर्मा में नेशनल मूवमेंट मजबूत होने लगा 1935 तक आते आते, तो फिर अंग्रेजों को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, भारत के साथ नहीं मिलाना चाहिए था। तो बर्मा को अलग कर दिया 1935 के एक्ट से। अब वो एक अलग टेरिटरी के रूप में हो गया। इसलिए 1885 से 1935 तक, तो फिलहाल आप लिखिए इसमें। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, रुको तो एक सेकेंड। हाँ जी, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? शायद कोई नेटवर्क में इशू है, पता नहीं। चलिए, लिखिए इसमें। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कंटिन्यूएशन में ही लिखना। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, became stronger। तो बीच वॉइस में नहीं आ वॉइस रही? ब्रेक। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है? चलिए लिखिए तो इसमें। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, nationalism in Burma, nationalism in Burma became stronger, became stronger। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बर्मा में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। There was, there was, there was a movement started, there was a movement started in Burma। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो के आ रही है।
तो क्या किया जाए बताइए। नेटवर्क में शायद कोई इशू है। रुको, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। एक बार मैं इसको ऑफ करके फिर से ज्वाइन करता हूँ, शायद फिर ठीक हो जाए। मेरे यहाँ से शायद किसी नेटवर्क में कोई इशू है अभी। हाँ जी, अब क्लियर है। जी सर। यस सर, आप क्लियर। हाँ, वो नेटवर्क में इशू होगा। मैंने फ्लाइट मोड पे लगा के किया है तो चल गया है। चलिए, क्या लिखा था जरा बताना। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बर्मा में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। देयर वॉज अ मूवमेंट इन बर्मा। देयर वॉज अ मूवमेंट इन बर्मा which is also known as home rule movement. होम रूल मूवमेंट। बर्मा में एक होम रूल मूवमेंट की भी शुरुआत हुई, एक होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत हुई, ऐसा लिखिए। बर्मीज नेशनलिस्ट, बर्मीज नेशनलिस्ट फॉर्म्ड, बर्मीज नेशनलिस्ट फॉर्म्ड बर्मीज नेशनल कांग्रेस, बर्मीज नेशनल कांग्रेस। बर्मा के राष्ट्रवादियों ने, बर्मा के राष्ट्रवादियों ने बर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की, बर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की। एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो अलाइंड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ऑल्सो अलाइंड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी जुड़ गए। ठीक है ना। अब अंग्रेजों को लगा ये दोनों एक हो गए, स्ट्रांग हो रहा है नेशनल मूवमेंट इंडिया में भी बर्मा में भी, तो फिर उन्होंने बर्मा को अलग कर दिया इंडिया से। तो लिखिए अगले पॉइंट में। सो ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट, so Britishers felt that the joint national movement in India and Burma, the joint national movement, the joint national movement in India and Burma getting strengthened, getting strengthened, getting strengthened। अब अंग्रेजों को यह लगा, अब अंग्रेजों को यह लगा कि भारत एवं बर्मा का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं बर्मा का, भारत एवं बर्मा का सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा है। सो इन 1935, so in 1935
They separated Burma from India. They separated Burma from India. अतः 1935 में अतः 1935 में उन्होंने बर्मा को भारत से अलग कर दिया. This was done by this was done by Government of India Act 1935. This was done by Government of India Act 1935. यह 1935 के यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया. ठीक है. और बाद में जो बर्मीज नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने बर्मीज नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की, यू आंग सान, जो कि आंग सान सूकी के पिताजी थे, उनके लीडरशिप में 4 जनवरी 1948 को बर्मा आजाद हो गया. तो लिखिए अगले पॉइंट में, लास्ट पॉइंट भी है, बर्मीज नेशनल मूवमेंट led Burma independence on 4th January 1948. led Burma या led to Burma, या ऐसा लिखना led Burma to independence, ऐसा होगा. led Burma to independence on 4th January 1948. बर्मा राष्ट्रीय आंदोलन ने, या बर्मा के राष्ट्रीय आंदोलन ने 4 जनवरी 1948 को 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आजाद कराया. दिस मूवमेंट was led by great Burmese leader Yu Aung San. आंग की स्पेलिंग होगी AUNG और सान की SAN. यू ही लिख लीजिए, यू आंग सान. ठीक है ना. बर्मा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व यू आंग सान द्वारा किया गया. ठीक है ना. इस तरीके से देखो, इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं ये कंप्लीट हुआ. इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज वगैरह जो थी वो फॉर्म हो गई. अंग्रेजों ने पूरा अधिकार कर लिया, ना केवल भारत पर बल्कि भारतीय पूरे उपमहाद्वीप पर. मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा. ये चीजें क्लियर हैं आपको, बताइए. हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है सबको. ये पूरी एक फेज, एक चैप्टर हमारा समाप्त हो गया. हम लोगों ने इसमें क्या क्या किया, मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं. देखो, पहले हम लोगों ने सबसे यही देखा कि कैसे डिग्रेडेशन हुआ, मुगल्स का डेक्लाइन कर गए. फिर ट्रेडिंग कंपनीज को देखा आई. फिर ये देखा रीजनल पावर्स कैसे बनी. फिर ये देखा रीजनल पावर्स कैसे अंग्रेजों के सामने झुकती चली गई. कौन कौन सी पॉलिसीज अंग्रेजों ने शुरू की. और फिर ये देखा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत का विलय करके या भारत को जीत के भारत के बाहर भी जो उसकी नेचुरल बाउंड्रीज थी उनको प्राप्त किया. चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो बर्मा में हो, चाहे वो नेपाल में हो, ये हम लोग कर चुके हैं. तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है.
अब हम लोगों का एक अगला इसमें टॉपिक शुरू होगा। इसको हम लोग थोड़ा वास्ट लेवल पर पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में जरूर आता है। हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी स्पेशली। तो इसको हम लोग 3 लेवल पर बांट के देखेंगे। पहला देखेंगे कि एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा, है ना। फिर देख लेंगे उद्योगों पर क्या इफेक्ट पड़ा, इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ा, दोनों पर देख लेंगे। अच्छा, इसमें फिर ये भी देखेंगे हम लोग कि जब एग्रीकल्चर पर जो इफेक्ट था वो कैसे पड़ा, अंग्रेजों ने क्या किया एग्रीकल्चर में के लिए। जैसे उन्होंने नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी शुरू की, तो कौन कौन सी थी, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, किस किस ने शुरू किया, कहां कहां शुरू किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर ऐसे इंडस्ट्रीज में देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी इंडस्ट्रीज को लेकर अंग्रेजों ने यहां पर लागू की, इंडियन इंडस्ट्रीज की क्या हालत हुई फिर उसके बाद। तो एक हम लोग ये देखेंगे। अच्छा, इस पूरे हम लोग घटनाक्रम को देखें सारे को, कि कैसे ब्रिटिश रूल का इंडियन इकोनॉमी पर इफेक्ट रहा, तो इसको हम लोग समय में बांट सकते हैं, टाइम में बांट सकते हैं, क्योंकि काल में बांट के देखेंगे तो ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। एक तो वो टाइम था जब अंग्रेज भारत में व्यापारी बन के आए और मुनाफे पर काम करते रहे। इस वाले पीरियड को हम लोग, अच्छा, पॉलिटिकल पावर भी इसी में बन जाएंगे। मतलब पॉलिटिकल पावर वो भारत में बन गए और पूरे तरीके से ट्रेड पर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक वाला हम लोग पीरियड ये देखेंगे। दूसरा पीरियड वो देखेंगे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई इंग्लैंड में। अब अंग्रेज ट्रेड पर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत को एक बाजार बना दिया, क्योंकि पहले तो वो यहां से सामान ले जाते थे, वहां बेचते थे यूरोप में जाके। अब यूरोप में बने हुए सामानों को भारत में बेचने लगे। दैट वाज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो एक फेज ये है। फिर एक तीसरी फेज शुरू होती है, जब भारत से इतना ज्यादा धन ले जाया गया इंग्लैंड में कि अब इंग्लैंड की इकोनॉमी आगे एक्सपेंड नहीं हो सकती थी। देखो, ये वैसे ही है जैसे किसी आप बाउल में पानी भर दो तो वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आएगा, उसके हिसाब से उसके बाहर फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इंग्लैंड में इतना धन चला गया 1860 तक आते आते 1860 तक, कि अब इंग्लैंड की इकोनॉमी की कैपेसिटी नहीं थी आगे बढ़ने की या उस धन का यूटिलाइजेशन करने की। तो उन्होंने क्या किया, उसको फिर से भारत में लाना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट के जरिए, निवेश के जरिए, जिससे फिर से कमाया जा सके। और ये जो फेज है 1860 से शुरू होती है, इसको वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग। तो हम लोग फेजेस में बांट के देखेंगे पूरे आर्थिक प्रभाव को, कि अंग्रेजों का आर्थिक प्रभाव क्या रहा उसके शासन का। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, है ना। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसमें कुछ इकोनॉमी के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे, तो आपको मदद करेगा ये समझने में इकोनॉमी को भी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, वहां मैंने इकोनॉमी में छुड़वा दिया है, ये वाला टॉपिक भी है उसमें एक। हालांकि मैंने छुड़वा दिया क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन इकोनॉमी का, तो यहां पे कर लेंगे उसे। तो आप बिल्कुल इसको, इस चैप्टर को जो अब ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे, इसे आप इकोनॉमी का भी मान के चलिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आजादी से पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, इसको हम लोग देखेंगे इसी में। तो आप इसमें हेडिंग डालिए, ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसे कल करेंगे, क्योंकि कल ही शुरू करेंगे इसे, अब तो नहीं कर पाएंगे, कल शुरू करेंगे।
यहां तक रखते हैं, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मेन से भी क्वेश्चन आता है, इससे प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों से आते हैं। मेंस और प्रीलिम्स दोनों से आता है इसमें से क्वेश्चन। चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं, है ना, मॉर्निंग क्लास में पहले और फिर इवनिंग में। ओके, थैंक यू।